गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 30th ऑफ मई 2022 और डे है मंडे। कल जो वो लास्ट डे है इस मंथ का 31 का होता है मई। हाँ यस 31 का होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि अभी हाल ही में बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, जीके वाला मैक्सिमम पोर्शन जो वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो वो हिंदी वाला जो वो हमने स्टार्ट करना था, लेकिन मैंने सोचा पहले जो वो रीजनिंग या जो भी मैथ्स पूछा गया है उसको जो वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पेशेंस जो वो मेरे अंदर नहीं है कि रीजनिंग को छोड़ के जो वो काफ़ी और जो वो दूसरे कोई क्वेश्चन जो वो डिस्कस किए जाए। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग काफ़ी पसंद आ गई है, या ऐसा हो गया है अब कि मतलब कि रीजनिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते करते जो वो रीजनिंग अब अच्छी लगने लगी है। पहले जो वो मुझे रीजनिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जो वो जिसके साथ ज़्यादा टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं तो वो जो वो अच्छा लगने लग जाता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी हुआ है। रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए रीजनिंग मुझे अब अच्छी लगती है। मैथ्स तो पहले से ही फेवरेट था ही। तो चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछेंगे, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, काफ़ी सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, मज़ा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इस कैमरे को हटा देता हूँ कि इसका कोई काम है नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ से है 73 क्वेश्चन, ठीक है। इसने बोला ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे जो वो जैसे लिखा है कि ए एंड बी, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पे लिखा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 डे। मतलब कि ए और बी दोनों जो वो एक काम को जो वो 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। इसने बोला कि अगर वो दोनों जो वो एक साथ मतलब कि टुगेदर बट आफ्टर 2 डे, मतलब कि एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, फिर जो मतलब कि 2 दिन के बाद जो वो बी छोड़ देता है, उसको कुछ हो जाता है, तो बी लेफ्ट द वर्क इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days, बी अलोन कुड डू द वर्क इन डैश दिस, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा था। इसको आप बिना किसी फॉर्मूले से, बिना ऐसे ही जो वो सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको जो वो यहाँ पे समझना था कि क्या जो वो एक्चुअल में हो रहा है, ठीक है। ए और बी जो वो दोनों प्लस किया तो 3 आ रहा है, मतलब कि दोनों जो वो एक वर्क को कंप्लीट करते हैं 3 दिन में, ठीक है। मैं इसका ऐसे रख लिया कि 1.5 दिन जो वो उनको लगता होगा, ठीक है। ऐसे ही रख लो कि 3 दिन, मतलब कि ए और बी अगर अकेला कोई करेगा तो इसका मतलब है कि उसको जो वो 6 डेज लग जाएंगे, ठीक है। दोगुना लगेगा, क्योंकि दोनों जो वो एक साथ 3 दिन में करते हैं। तो अगर अकेला कोई लगेगा तो सीधी ऐसी बात है कि 6 डे में कंप्लीट होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझते हो तो ऐसे समझिए, देखिए। तो 6 इज़ द राइट आंसर, देखिए 6 डेज, ठीक है। लेकिन इसने बोला देखिए दे स्टार्ट टुगेदर, यहाँ से जो वर्क करना इन्होंने स्टार्ट किया। फिर आगे लिखा है वट आफ्टर 2 डेज, मतलब कि 2 दिन के बाद, ये हो गए 2 दिन के बाद जो वो उसने छोड़ दिया। फिर जो वो उसको अकेले को जो वो करने में 2 दिन और लग जाते हैं, ठीक है। अब अकेले को अगर इसने बोला कि बी जो वो अकेला कितने दिन में काम उसको पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो अकेले उसको 2 दिन लगे नेक्स्ट, ठीक है। तो इन 2 दिनों को जो वो बी भी 2 दिन ही लगाएगा, ठीक है। 2 दिन ही लगाएगा। और यहाँ पे देखिए जो 2 दिन थे, इन्होंने ये तो इकट्ठा किया था काम, ठीक है। मतलब कि 2 दिन इकट्ठा किया था। अगर अकेला करता तो यहाँ पे जो एक को जो वो 4 दिन लग जाते। तो 4 दिन यहाँ पे, और यहाँ पे 2 दिन, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो कुछ इस तरह से भी आप, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ तो ये तो बिल्कुल ही ईजी लेवल था, इसलिए जो वो इसको यहाँ पे देख करके ही पता लग रहा है कि ए और बी जो वो दोनों एक काम को जो वो 3 दिन में करते हैं। तो अगर अकेला करेगा कोई तो उसको 6 डेज लगेंगे, सीधी सी बात है। बी विल बी द राइट आंसर, 6 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डे इट विल बी। तो आज जो वो अगर मंडे है तो 61 डेज के बाद जो वो क्या होगा, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें और डे वाला जो वो लॉजिक यहाँ पे लग जाएगा। और डे निकालने का मतलब है कि मतलब कि हफ्ते से जो वो कितना बाहर दिन जो वो जा रहे हैं। तो 61 और डे जब भी निकालेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 7 जा 49, 7 8 सा होता है 56, 7 8 सा 56, और बच गया है हमारे यहाँ पे 5, ठीक है। 5 बच रहा है। इस 5 जो वो यहाँ पे विषम दिन बच गए और दिन बच गए। मतलब कि अगर आज सोमवार है तो 61 दिन के बाद जो वो 5 आगे चले जाइए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो सोमवार
सोमवार का मतलब है यहाँ पे मंडे, ठीक है मंडे। फिर आएगा ट्यूसडे 5 दिन, मतलब 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो डे आएगा वो होगा हमारा आंसर। तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो सैटरडे कहाँ है? शनिवार। बी विल बी द राइट आंसर, शनिवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, जो आपको HCF के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन बिल्कुल अगर आपने जो थोड़ा बहुत मैथ्स जो आपको पसंद है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से बिना किसी फार्मूले से कर सकते हैं। 3 नंबर आर इन द रेशो 1 to 3, 1 to 3 रेशो में है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वो 1 to 3 रेशो में जो वो ए बी है, ए बी है, ए जो वो 1 to 3 रेशो में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ए बी 1 to 3 रेशो में है, तो सी जो वो यहाँ से बिल्कुल कट जाता है। अभी हमने और नहीं पढ़ा कुछ भी। HCF इज 12, HCF जो वो उनका 12 आना चाहिए। द नंबर आर, अब यहाँ पे अगर आपको HCF का पता है तो सीधा ही आंसर आ जाना है, ठीक है। पता है कैसे? देखिए कैसे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर जो उनको डिवाइड कर जाए। तो डिवाइड कर जाए तो देखिए, अगर लास्ट से देखें तो 12 से तीनों डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, तीनों ही डिवाइड नहीं होते हैं, तो कैंसिल हो गया। 12 से नेक्स्ट देखेंगे तो एक दो दो जो वो डिवाइड होते हैं, लेकिन ये 32 नहीं होता है, ए भी कैंसिल हो गया। बी वाले को चेक करिए, 12 से जो वो कोई भी डिवाइड नहीं होता है, कैंसिल हो गया। ऊपर वाले देखेंगे, ए वाले में 12 से सभी डिवाइड होते हैं, इसका मतलब ए जो सही आंसर है। और ए जो वो हमने रेशो भी जो वो 1 to 3 में है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं था, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर, 12, 24 एंड 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। January 1, 2004 was Thursday. What day of the week lies on January 1? तो 1 जनवरी 2004 को जो वो गुरुवार था, वीरवार था। 1 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो सप्ताह में होते हैं, आपको पता है, 7 दिन, मंडे से संडे, ठीक है, या संडे से मंडे बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो भी है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2004, फिर जाना है 1 जनवरी 2005। आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जब 1 जनवरी की बात हो, फिर जो वो नेक्स्ट ईयर की जो वो वही डेट हो 1 जनवरी, ठीक है। अगर जो वो नॉर्मल ईयर है तब जो वो एक दिन आगे खिसका दीजिए। अगर लीप ईयर है तो 2 दिन जो वो आगे खिसका दीजिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ईयर में जो वो ऑर्डिनरी जो होता है 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अगर हम इसको और डे निकालें तो एक आता है, मतलब कि एक दिन आगे जाना है। अगर 366 को डिवाइड करें 7 से तो 2 आता है, मतलब कि 2 दिन आगे जाना है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ज़्यादा कोई टफ पेपर नहीं आता है B.Ed एंट्रेंस का, तो इजी लेवल था ये भी, ठीक है। तो 2004 से जो वो एक साल आगे जाना है। अब यहाँ पे देखना है कि लीप ईयर था कि नहीं था। लीप ईयर वाला फरवरी आ रहा था, नहीं नहीं आ रहा है, तो 2004 जो वो लीप ईयर है, क्योंकि लास्ट वाले जो 2 डिजिट है वो जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि 4 ही है तो 4 से डिवाइड हो गए, ठीक है, ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लीप ईयर है। अब जनवरी के बाद फरवरी तो आएगा ही, मतलब कि फरवरी जो वो यहाँ पे चेक भी करना है कि फरवरी आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्च के बाद पूछ लिया लेकिन बोला है 2004, तो आ तो रहा नहीं है फरवरी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चेक करना पड़ेगा कि फरवरी आ भी रहा है, तो फरवरी तो आएगा ही, क्योंकि जनवरी 1 जनवरी से चलना है, तो फरवरी आएगा। इसका मतलब है कि 2 दिन आगे जाना है। तो अगर आज दो गुरुवार है तो गुरुवार मतलब कि वीरवार, थर्सडे, ठीक है। थर्सडे के बाद आएगा फ्राइडे, 2 दिन आगे जाना है, मतलब कि सैटरडे। सैटरडे विल बी द राइट आंसर, डी इज द राइट। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, वैसे ऐसा कुछ नहीं था इसमें, लेकिन ठीक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये ठीक क्वेश्चन था, ठीक है। ये मेरे ख्याल से मतलब हाँ 10th से ही, जो 10th के सिलेबस से लिया गया है, 10th मैथ्स, ठीक है, NCERT। तो हालांकि इसमें जो वो ऐसे डेसिमल वाले क्वेश्चन नहीं है, तो इसको जो वो हर कोई जो वो सॉल्व नहीं कर सकता था, लेकिन जिसने जो वो 10th का मैथ्स जो वो अच्छे से पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता है, साइन कॉस टेन के बारे में पता है, तो वो जो बड़े आराम से कर सकता था, ठीक है। तो देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे। इसे बोले द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब कि नीचे से ऊपर को एंगल बन रहा है। ऑफ अ लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी है कोई, तो ये जो वो सीढ़ी बना दी मैंने, ठीक है। अब दीवार से टिकी होगी ये, ठीक है, ऐसे तो नहीं कि ऐसे ही लगी होगी, ठीक है। तो लैडर लीनिंग अगेंस्ट वॉल एट 60 डिग्री, तो ये यहाँ पे ये बोला है कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बोलते हैं इसको, यहाँ पे लिखा होगा, यस उन्नयन कोण लिखा है। एंड फुट ऑफ द लैडर एंड 46 अवे फ्रॉम द वॉल, तो ये है वॉल और ये है लैडर का फुट। तो यहाँ पे इसने बोला कि 4.6 मीटर जो वो डिस्टेंस पर है। द लेंथ ऑफ द लैडर, तो लैडर की डिस्टेंस पूछी। तो यहाँ पे आपको पता ही है, जिसने अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ पे बनते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण में होता है एक नीचे वाला बी, और ये होता है हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी होती है कर्ण, और ये होता है परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं शीर्ष लंब।
जो हमारे पास दिया होता है और जो निकालना होता है उसकी रेशो हम लोग ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बी और पी या पी अपॉन बी ले लो। पी अपॉन बी जो वो अगर आपको पता है तो होता है tan थीटा। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए था। आप जो वो इसको बड़े आराम से कर सकते थे अब आगे भी डेसिमल में जब सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आप कर पाएंगे अगर इतना पता है। ठीक है, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर आ जाएगा हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ये साइन है, ये कॉस है, टेन है, कोसेकेंट है, सिकेंट है, कटेंजेंट है, कॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे पी अपॉन बी ले लो क्योंकि पी और बी की रेस लेनी है, या तो फिर बी अपॉन पी ले लो। पहले टेन आता तो मैं टेन ले लूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेन ले भी लिया है। ठीक है, तो बी अपॉन पी इक्वल टू टेन थीटा। अब थीटा कितना है 60 डिग्री, तो मैं याद रखूँगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, पी अपॉन बी टेन थीटा। ठीक है, बी जो वो 4.6 है, याद रखिए यहाँ पे मैं 4.6 लिखूँगा और टेन थीटा थीटा की जगह जो वो 60 लिखूँगा। ठीक है, पी अपॉन बी सॉरी, तो मैं लिख देता हूँ फिर से P अपॉन बी इक्वल टू टेन कितना था 60 डिग्री था, 60 मैंने लिख दिया। अब हमारा बेस जो वो कितना था 4.6 था, तो P जो वो क्योंकि निकालना है नीचे आ गया 4.6। अब टेन 60 डिग्री जो वो कितना होता है, टेन 60 डिग्री निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए साइन 60, क्योंकि टेन की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस। मैं डिटेल में जा रहा हूँ बिल्कुल, आप जो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर आपने जो अच्छे से पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो अगर आपको याद है। ठीक है, कॉस 60 डिग्री साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री मेरे ख्याल से होता है √3/2। देखिए √3/2 ही होता है, अच्छे से पढ़ा है यार। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, अब टू से नीचे वाला कट जाता है जब ऐसे फ्रैक्शन में हो दोनों, ए अपॉन बी सी अपॉन डी की फॉर्म में। तो टू से टू कैंसिल हो गया, ऊपर बचा सिर्फ √3। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3। ठीक है, √3 ऐसे। अब वो पी की वैल्यू निकलेगी, पी मतलब कि सीढ़ी है, सॉरी सीढ़ी नहीं, दीवार की लंबाई पूछी है, तो सीढ़ी की लंबाई पूछी है। कहाँ चला गया क्वेश्चन, लेंथ ओ सॉरी लैडर पूछ लिया इसने, गलती हो गई। ठीक है, ये जो वो हमारे पास यहाँ पे है 4.6, और यहाँ पे इस लैडर को पूछा है, मतलब कि हाइपोटेन्यूज लेना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी, टाइम लग गया ज़्यादा। ठीक है, अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे दीवार की जो वो लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, टाइम तो अब आपको कुछ सीखने को मिला है, तब तो टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे एच है। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो एच और बी की रेशो लेनी थी, ना कि बी और पी की लेनी थी। ठीक है, तो इसलिए जो वो हमने गड़बड़ कर दी। तो एच और बी जो वो आपको कहाँ पे मिल रहा है, कॉस मिल रहा है, देखिए बी अपॉन एच। ठीक है, तो बी अपॉन एच का मतलब है, बी अपॉन एच मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू टेन 60 डिग्री। ठीक है, टेन 60, हाँ इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, टेन 60 डिग्री की, वो आ गई √3। ठीक है, अब ठीक हो गया। ठीक है, इतना टाइम लगना था वैसे भी। तो बी अपॉन एच, तो बी जो वो हमारे पास कितना है 4.6 है ना। वैसे टेन 60 ही लेना था, नहीं टेन 60 नहीं, कॉस 60 लेना था। यहाँ पे मैं खुद जो वो कन्फ्यूज हो रहा हूँ, कॉस 60 लेना था क्योंकि ये जो वो कॉस होता है। ठीक है, कॉस 60। अब कॉस 60 की वैल्यू जो वो निकालना पड़ेगी, कॉस, अच्छा कॉस 60 तो हमें पता है कि कॉस 60 कितना होता है, साइन कॉस तो 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है। तो 4.6 से सीधा ही जो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं फिर से जो वो इसको सॉल्व करना चाहूँगा। ठीक है, मैं फिर से लिख लेता हूँ। क्या आ रहा था, कॉस पंडित बद्री बी और हर बोले बी अपॉन एच और कॉस 60, बस इसको सॉल्व करना था, बाकी कुछ नहीं था। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। और बेस क्योंकि हमारे पास है 4.6, और एच जो वो क्योंकि हमने निकालना है, एच क्योंकि सीढ़ी की लंबाई है, हाइपोटेन्यूज है, तो एच। ठीक है, तो एच यहाँ चला जाएगा, टू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 4.6 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, 4.6 मल्टीप्लाई बाई 2 याद रखिए। तो 4.6 मल्टीप्लाई बाई 2 आपको आंसर दिख रहा होगा। देखिए 6 2 जा होता है 12 2, और यहाँ पे आ गया एक 4 2 जा 8, और एक हो जाएगा 9, तो 9.2 इज द आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। अगर मैं जो वो यहाँ पे वॉल की लंबाई भी निकाल देता, मतलब कि दीवार की लंबाई भी निकाल देता, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 7.8 के आसपास आ जाता। ठीक है, या तो 7.9 आना था या तो 7.8 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, क्योंकि मैंने जो वो यहाँ पे दिमाग में कैलकुलेशन पहले ही जैसे जैसे मैं बता रहा था वैसे ही कैलकुलेशन जो वो दिमाग में हो रही थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दीवार की लंबाई इतनी आएगी, और सीढ़ी की पूछी है तो 9.2 आ जाएगी। देखिए दोनों का हमने निकाल दिया यहाँ पे, टाइम जरूर लगा लेकिन आपको सीखने को मिला है तो टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 78, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2.5 0.5 एंड 0.0 जो भी है। ठीक है, 0.175।
ठीक है, ये भी वैसे अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन बोला कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, दोनों चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड द एलसीएम और एलसीएम एंड एचसीएफ तीनों नंबर का। अब देखिए यार ये क्वेश्चन जो वो मेरे ख्याल से एलसीएम भी एचसीएफ भी सेम ही आएगा क्या? मेरे ख्याल से सेम तो नहीं आने वाला है, क्योंकि जैसे दो तीन नंबर होते हैं, जैसे मैंने कहा 2 4 6। ठीक है, तो इन तीन नंबर का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, कॉमन मल्टीपल वो तो 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इनका जो जैसे अगर एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो 6 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से 6 डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इनका जो वो एलसीएम भी पूछा होगा, एचसीएफ नहीं पूछा होगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ कर रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। 2.5 0.5 1 0.75। ठीक है, अगर इनका जो वो एलसीएम 17.5 होगा, ठीक है, ऐसे ही चेक करते हैं, चेक करने में क्या जाता है, तो इसका मतलब है कि इन सब के टेबल में जो वो ए आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर होगा अगर एलसीएम पूछा है। ठीक है, बड़ा नंबर होगा अगर एलसीएम पूछा है तो। ठीक है, तो 2.5, अच्छा 2.5 सबसे बड़ा नंबर है, तो क्या 2.5 में जो वो क्या 2.5 जो वो 0.5 में आएगा, यस और नो? तो यहाँ पे जो वो आप जो वो ऐसे कर सकते थे इसको, जैसे अगर मैं ऐसे चेक करूँ कि 0.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आ जाएगा 5 2 10, 1.0 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 0.5 को जो वो 5 से कर देता हूँ तो 5 5 25, ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, तो 2.5 तो बन रहा है, मतलब कि इनका तो ठीक है, लेकिन 175 का जो वो ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं आने वाला है। तो मेरे ख्याल से इन तीनों को मल्टीपल जो वो कॉमन होगा 17.5। ठीक है, तो 17.5 इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा चेक कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिलहाल। नेक्स्ट पूछा है कि द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, तो लास्ट 3 डिजिट जो वो कौन से होंगे, तो 79 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 745। आप चेक कर सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। ठीक है, अच्छा इसका जो वो एक ट्रिक है, लेकिन ऐसे कैलकुलेटर पर जो वो मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5। तो कैलकुलेटर कहाँ चला गया, यस यस यस, देखिए 1 मिनट रुक जाइए, कहाँ चला गया, ये क्या हो रहा है, यस क्या था, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1। ठीक है, तो 745 है लास्ट 3 डिजिट, आप चेक कर सकते हैं 745। ठीक है, 3 लास्ट 3 ही पूछे हैं, तो 745 और यहाँ पे आ जाएगा 745। आप जो वो इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, मल्टीप्लाई बड़े आराम से कर सकते थे, लेकिन इसका ट्रिक भी है। अगर ट्रिक बताने लगूँ तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 17 तक हम वैसे पहुँच चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे इतने सारे क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट देखिए, द क्यूब रूट ऑफ 0.00। अच्छा ये क्वेश्चन जो मुझे गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, इसमें गड़बड़ है थोड़ी सी, क्योंकि देखिए यार 216 है, अगर मैं इसका ही क्यूब क्यूब निकालूं तो मुझे पता है कि 6 6 जो वो 36 होता है, और 36 6 होता है 216। ठीक है, मतलब कि 6 का जो वो क्यूब अगर मैं करूं तो आ जाएगा ए। तो इसका मतलब है कि 216 का अगर मैं क्यूब रूट करूं तो आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा है, 6 तो है लेकिन यहाँ पे 0 0 भी है, इसका मतलब है कि 2 0 जो वो मतलब कि इसके साथ होनी चाहिए थी। देखिए कैसे करना था इसको, जैसे अगर मैं इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज कर दूँ तो इसके आगे आ जाएगी 6 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब कि 216/6 आ जाएगा। फिर जो वो मैं लिखूँगा इसको 6 ओवर कितनी जीरो है, 3, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 3 जीरो का मतलब है 10 10 10, 3 हो गया। ठीक है, 10 मतलब कि 10 10 जा नहीं होगा, 100 हो जाएगा शायद। ठीक है, यस, 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 60, यस आ जाएगी। तो 6/100 का जो वो ये क्यूब रूट है, नहीं सॉरी, इसका जो वो क्यूब रूट 6/100 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा लिया, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ पे 6/100 का है। अब 6/100 को अगर हम देखें फ्रैक्शन में तो ये बचाएगा 0.06। ठीक है, या तो इनको जो वो यहाँ पे 0.06 होना चाहिए था, 0.06 का जो वो ये जो क्यूब रूट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन था नहीं है कि 0 0 क्यों चिपका दिया साथ में, 0 0 नहीं लगानी चाहिए थी इसको, या तो 216 का पूछ ले सिंपल। ठीक है, तो गड़बड़ है, इसका आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैंने बता दिया कि इसका आंसर जो वो क्या होना था, अगर क्वेश्चन यही था तो 0 यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए था, तो शायद डेसिमल लगाना भूल गए, डेसिमल 0.6,
या जीरो भी लगाते हैं, जीरो नहीं भी लगाएं तो भी चल पड़ेगा, लेकिन डेसिमल लगाना चाहिए था इनको, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 10th क्लास से जो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10th क्लास का मैथ्स आपको पता होना चाहिए। तो काफ़ी आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बड़ा मज़ा आने वाला है। अच्छा, यहाँ पे सीरीज वाला क्वेश्चन है एक, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, बाकी पिछले वाले को टाइम लगेगा तो उनको तो थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। जैसे 4 है, 7 है, 12 है, दिख रहा है कि क्या डिफरेंस है, दिख रहा है कि यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे मेरे ख्याल से 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस होगा, क्योंकि आप प्राइम नंबर को देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चेक करना पड़ेगा क्योंकि प्राइम नंबर है कि ऑड नंबर है, क्योंकि 3, 5, 7 तक तो ऑड नंबर भी चलते हैं, प्राइम नंबर भी चलते हैं, दोनों चल रहे हैं। आगे अगर 9 होगा तो ऑड नंबर होगा, 11 होगा तो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आगे जो वो 19 के बाद जो वो इसने डिफरेंस डाल दिया, कितने का, 9 का डाला है, यस 9 का डाला है, तो इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो 9 के बाद जो वो ऑड नंबर 11 आता है, तो 11 इसमें प्लस करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल ईजी था, 39 ही था आंसर, 11 प्लस करेंगे 39 आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं और भी कोई क्वेश्चन था इस टाइप का कि नहीं था। अच्छा, एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ थर्ड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। और देखते हैं कोई सीरीज वाला क्वेश्चन, हाँ एक और सीरीज वाला क्वेश्चन मिल गया, यहाँ पे देखिए 80, 10, 70, 15, 60, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 80 के बाद 10 आया, फिर 70 के बाद 15 आ गया, ये क्या क्वेश्चन है। 80 में से अगर 10 आया तो मतलब कि ये जो 8 से डिवाइड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर 10 से 70 आया तो मतलब कि 7 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अगर 70 से 15 आया तो 15 के टेबल में तो आता ही नहीं है यार, कुछ और लॉजिक लगाते हैं, कुछ और लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे। 80 से 10 आया मतलब कि 70 जो वो कम हो गया, ठीक है। अच्छा, 70 कम हो गया, 70 ज़्यादा हो गया, ठीक है, बस यही चला होगा शायद, ठीक है, मेरे ख्याल से यही चला है। आ, अच्छा, इसमें जो वो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 80 के बाद यहाँ पे एक छोड़ के 70, 70 के बाद एक छोड़ के 10, 10 का डिफरेंस है, एक छोड़ के, ठीक है। 10 के बाद 15 है, मतलब कि 5 प्लस हुआ मतलब कि 20 आ जाएगा आगे। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सोचेंगे, खुले दिमाग से सोचेंगे, बेवकूफ़ों की तरह सोचेंगे तो आंसर आ जाएगा 20, और मेरे ख्याल से 20 इसका आंसर होगा, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। FAG तो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हाँ एक और सीरीज वाला है, इंटरेस्टिंग होगा शायद। 3 के बाद 10 आया, 10 के बाद 101 आया, ठीक है। तो 3 के बाद अगर 10 आया तो मतलब मल्टीप्लाई हुआ होगा किसी से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो हुआ होगा, 3 3 जा 3 से मल्टीप्लाई हुआ मतलब कि 9 आएगा, फिर +1 हुआ, ठीक है। अब जो वो 10, जो वो 10 से क्या हुआ, 10 3 3 जा 10 10 जा होता है 100, फिर से 1 प्लस हुआ, यस तो वही लॉजिक चल रहा है, मतलब कि 3 3 जा हुआ, ठीक है, फिर 1 हुआ, तो 10 10 जा होगा, फिर 1 प्लस होगा, तो आ गया है, मतलब कि 101 होगा, 101 मल्टीप्लाई बाई 101 होगा, फिर उसमें 1 प्लस होगा, ठीक है। बस इतना सा यहाँ पे लॉजिक था, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं जरा सॉल्व, 101 मल्टीप्लाई, चलिए खुद ही कर लेते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। 101, तो अगर मैं 1 से करूँ तो आ जाएगा 101, 0 से करूँगा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, 2 यहाँ पे लगा करके 0 ही आएगा वैसे। फिर यहाँ पे आ जाएगा 101, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10201, तो 10201, 10201 में 1 प्लस किया तो 10202 आ जाएगा, 10202, सी विल बी द राइट आंसर, 89 का हो जाएगा सी। इसमें भी ज़्यादा कुछ था नहीं वैसे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि ATM के फुल फॉर्म मुझे ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा, तो बी विल द राइट आंसर, ठीक है। जो मुझे इजी लग रहे हैं उनको मैं अभी बता देता हूँ। चलिए, टाइम जो मेरे ख्याल से 25 के आसपास होने वाला है, तो वीडियो को जो यहाँ पे ही इसका एंड करते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन बच गए हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक करिए, बहुत अच्छी लगी है तो बताइए कि कैसी लगी, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसी ही और भी कई सारी प्रीवियस ईयर के पेपर की जो वीडियो मिल जाएगी। देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे जो वो एक तो पैटर्न पता लग जाता है, उससे एक तो हमें पता लग जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल तक पूछे जा सकते हैं, ठीक है, किस पेपर में किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रीजनिंग का कौन सा लेवल रहेगा, इजी हाई मॉडरेट कौन सा रहेगा, वो एक प्रकार से पता लग जाता है। और हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एंट्रांस को ही डिस्कस करते हैं, बिल्कुल सभी जितने भी एंट्रांस होते हैं सबको डिस्कस करेंगे, जितने भी हो चुके हैं, या CSET का पेपर डिस्कस हम लोग मैक्सिमम कर चुके हैं,
ठीक है। तो रीजनिंग कोई सी भी हो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर का कोई सा भी पेपर हो डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, 2 या 3-3 क्वेश्चन, आज तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए। तो बताइए वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।